हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और ये हमारे उत्तराखंड विषय में यानी कि उत्तराखंड इतिहास का एक जो पार्ट चल रहा है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लगातार आप पिछली वीडियो से मुझसे जुड़े हैं तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि मैं इस समय कौन से सीरीज चला रहा हूं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग चंद राजवंश की शुरुआत कर चुके हैं और चंद राजवंश में भी हम लोगों ने कुछ शासकों का अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम में हमें आज ये देखना है कि आज कौन सा वो चंद शासक है जिसको मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाने वाला हूं और हम लोग उस शासक का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं कौन से शासक को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें यानी कि चंद राजवंश में, तो चंद राजवंश में हम लोगों ने जिन शासकों का अध्ययन कर लिया है उनमें से सबसे पहला था हमारा यानी कि जो संस्थापक रहे इनके राजा सोमचंद जी। राजा सोमचंद 700 से 721 तक हमने बाकायदा इनके बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि आखिर में जो इतिहासकारों में मतभेद था संस्थापक के लिए, तो वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने किन किन इतिहासकारों ने राजा सोमचंद को इनका संस्थापक माना था। तो राजा सोमचंद को सबसे पहले अध्ययन किया और सोमचंद में हमने देखा था सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखी थी भाई, इसने अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक किले का निर्माण किया था यानी राजबूंगा का किला बनवाया चंपावत में। इसके अलावा हमने देखा था सोमचंद ही वो पहला चंद शासक था जिसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इसके साथ साथ सोमचंद ही ऐसा पहला शासक था संभवतः जिसके समय माना जाता है कि जो ऐपण कला है वो भी संभवतः यहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो वो सारी चीजें हमने देखा था राजा सोमचंद जी के समय में। इसके बाद अगले शासक हमने देखे थे यानी कि राजा इंद्रचंद जी। इंद्रचंद 758 से सन 788 ईस्वी तक हमने अध्ययन किया था इनको चंद राजवंश की गद्दी पर और ज्यादा कुछ नहीं हमने पढ़ा था इंद्रचंद के बारे में। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था, हमने देखा था कि इंद्रचंद वो पहला चंद शासक है या पहला उत्तराखंड का शासक था जिसने यहां पर रेशम का कारखाना स्थापित किया था। रेशम का कारखाना स्थापित करने वाला पहला चंद शासक, उत्तराखंड का पहला शासक। और साथ ही साथ हमने इससे जुड़ी हुई इसकी एक हमने प्रथा भी देखी थी जिसे पटरंग वाली प्रथा के नाम से भी दोस्तों जाना गया था। तो पटरंग वाली प्रथा ये भी राजा इंद्रचंद जी के समय देखने को मिली थी। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने यहां पर देखा था अगला शासक देखा था हमने वीणाचंद जी को और वीणाचंद गद्दी पर बैठे थे सन 856 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक और इनके बारे में भी ज्यादा चीजें कुछ नहीं थी। बस हम लोगों ने, अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा तो हम लोगों ने पाया था कि वीणाचंद ऐसा चंद शासक था जो विलासी राजा साबित हुआ। भाई भोग विलासी था, तो विलासी राजा होने के साथ साथ हमने देखा था कि चारों तरफ से जो चंद राजवंश था वो खशों से घिरा हुआ था। ऐसे में खशों को भी मौका मिल गया था कि भाई कमजोर राजा है, आक्रमण किया जाए चंद राजवंश पर और यहां पर खश राजवंश स्थापित किया जाए। तो हमने देखा था 1869 में जैसे ही वीणाचंद की मृत्यु हो जाती है और 200 सालों के लिए उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में खश राज्यों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो यहीं से फिर इसके बाद 200 वर्षों तक चंपावत में खश राज्य स्थापित रहा और फिर जाके यानी कि चंद राजवंश की पुनर्स्थापना किसने की, तो वो शासक आए थे राजा बीरचंद। राजा बीरचंद 1063 से सन 1080 ईस्वी तक हमने इनका अध्ययन किया था और हमने देखा था कि राजा बीरचंद को नेपाल से यहां पर लाया गया था और इतिहासकारों के अनुसार जो संसार चंद थे उनका ही वंशज माना गया था बीरचंद जी को। इस दौरान प्रजा जो है खशों के राज्य, जो खशों का राजपाट था उससे जो है तंग आ चुकी थी लगातार करों के बढ़ते हुए उनके अत्याचार से। तो फिर मजबूरन होकर दोबारा से चंद राजवंश को स्थापित किया गया जिसके लिए बीरचंद को नेपाल से ढूंढ कर लाया गया और यहां पर फिर से खशों को पराजित करके चंद राजवंश स्थापित। तो दोबारा चंद राजवंश की स्थापना बीरचंद के समय देखी थी। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हमने अगला शासक देखा था राजा नानकीचंद 1175 से 1195 ईस्वी। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, ज्यादा कुछ इसके टाइम पर नहीं था। 1195 के आसपास एक तिथि आती है 1191 की, अर्थात ये वो तिथि है जब उत्तराखंड पर एक नेपाल राजा ने, महान शासक थे, हमने अध्ययन किया था उनके बारे में, उन्होंने यहां पर आक्रमण किया था और उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को अपने आधिपत्य में शामिल कर यानी कि जीत लिया था उत्तराखंड को। तो वो राजा थे अशोकचल जी। तो इसीलिए इनको भी याद रखना है कि प्रश्न बन जाएगा उत्तराखंड में या फिर चंद राजवंश में उस समय कौन शासक गद्दी पर बैठे थे जब यहां पर नेपाल राजा अशोकचल का आक्रमण हुआ था। तो भाई नानकीचंद से बस इतना इनके समय याद करना है। इसके अलावा अगला राजा था त्रिलोकचंद। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी हमने देखा था 1296 से 1303 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि चंद राजवंश में ये पहला ऐसा चंद शासक आया
जिसने पहली बार इस चंपावत से अब चंद राजवंश का पश्चिम की ओर विस्तार किया, यानी कि नैनीताल वाला जो क्षेत्र था, छकाता प्रदेश था, इस क्षेत्र को जीतने वाला ये पहला चंद शासक था। पहला चंद शासक जिसने जो 300 नाली में स्थापित किया था सोमचंद ने चंद राजवंश को, उससे बाहर भी इस साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहला चंद शासक। साथ ही साथ दोस्तों भीमताल में ये किले का निर्माण भी इसने करवाया था। ये चीजें हमें याद रखनी है किस पे, त्रिलोकचंद जी पे। अब त्रिलोकचंद के बाद फिर हमने देखा था कि बहुत सारे शासक, डमरूचंद था, धर्मचंद था, अभयचंद, ये सारे लोग गद्दी पर बैठते हुए दिखाई दिए, परंतु इनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। थोड़ा बहुत जो जानकारी हमने पढ़ी थी वीडियो के माध्यम से वो थी राजा अभयचंद जी के बारे में। और राजा अभयचंद के बारे में क्या जानकारी थी, बस इतना हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके टाइम पीरियड पे जब ये गद्दी पर बैठा था तो उस समय कराचील का अभियान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इतना अगर कभी प्रश्न बन जाए कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कराचील का अभियान किया तो उस दौरान चंद राजवंश की गद्दी पर कौन थे, तो आपको याद रखना अभयचंद था। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जानना था। तो ये दोस्तों वो शासक है जिन सभी का हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी क्रम में एक महान शासक की हम शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि राजा गरुड़ ज्ञानचंद। सन 1374 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक चंद राजवंश की गद्दी पर राज करने वाला वो महान शासक है राजा गरुड़ ज्ञानचंद जी। तो आइए चलिए दोस्तों, आज का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो पूरा की पूरा हमारा राजा गरुड़ ज्ञानचंद पर रहेगा। गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में जानेंगे, इनकी उपलब्धियां जानेंगे, इन्होंने क्या क्या, किस प्रकार से क्या इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया होगा, वो सब चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो को। सबसे पहले तो जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत होगी यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद जी के परिचय से। भाई इनका परिचय दिया जाएगा। तो अगर इनके परिचय की बात करें दोस्तों तो ज्यादा कुछ इनके बारे में क्या जानना है, तो सबसे पहले तो इतना जानना है कि गद्दी पर ये किसके बाद बैठे थे। तो भाई अभयचंद के बाद या अभयचंद की मृत्यु के बाद चंद राजवंश की गद्दी पर जो चंद शासक राजा बना वो थे हमारे पास कौन, राजा गरुड़ ज्ञानचंद। इसके अलावा दोस्तों राजा गरुड़ ज्ञानचंद मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पंवार राजवंश से आ चुका है। पंवार राजवंश से क्या प्रश्न बना था कि सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला पंवार राजा कौन था। तो आपने देखा होगा प्रदीप शाह थे, बहुत ही लंबे समय तक, सबसे ज्यादा समय तक गद्दी पर वो पंवार गद्दी पर बैठे थे। तो ठीक इसी प्रकार से आगे पूछे जा सकता है कि भाई चंद राजवंश में भी इतने महान महान राजा हुए, इनमें से सबसे ज्यादा समय तक गद्दी पर कौन बैठा होगा, तो वो हमारे यही राजा थे जो 1374 ईस्वी से सन 1420 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। लगभग 40 से 45 साल तक इन्होंने चंद राजवंश की गद्दी पर अपना राजपाट किया। अर्थात चंद राजवंश में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक समय तक अगर किसी शासक ने शासन किया तो वो राजा गरुड़ ज्ञानचंद थे। तो ये चीज आप इनके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा जाने तो ये ऐसे पहले चंद शासक भी है जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि साथ में मिलती है और साथ ही साथ में दोस्तों गरुड़ की उपाधि से भी विभूषित थे राजा ज्ञानचंद जी। तो इनके बारे में मैंने एक छोटी सी झलक आपको बताई इनके परिचय के बारे में। तो चंद राजवंश में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले शासक है। इसके अलावा अभयचंद के बाद गद्दी पर बैठे और बाकी तो सारी चीजें हमें इसके बाद इनकी पढ़नी ही है। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। अब हम लोगों को अध्ययन करना है, ये मैंने परिचय आपको बताया और परिचय में हमने देखा था दोस्तों इस समय यहां पर यानी कि ये अभयचंद की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने वाला सर्वाधिक समय तक बैठने वाला ये पहला चंद शासक था। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट 1391 का हमारे पास राजा गरुड़ ज्ञानचंद का एक ताम्रलिख प्राप्त हुआ है। कब का है, 1391 का है। और ये जो 1391 का ताम्रपत्र लेख है, इसी लेख में इसने स्वयं के लिए महाराजा धीराज जैसी उपाधि का शब्द किया है और इससे पहले किसी भी राजा ने इस प्रकार की उपाधि धारण चंद राजवंश में नहीं की थी। अर्थात अगर कभी प्रश्न बने कि चंद राजवंश में महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि यही इस उपाधि को धारण करने वाला पहला चंद शासक भी था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इनके परिचय के बारे में जानी। अब हम लोगों को यहां पर अध्ययन करना है गरुड़ ज्ञानचंद की प्रारंभिक स्थिति के बारे में। भाई ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो उस दौरान गद्दी पर बैठने के समय इसकी प्रारंभिक जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी।
आइए आसपास कौन कौन से शत्रुओं से घिरा हुआ है, इसके अलावा क्या इसने साम्राज्य का भी विस्तार किया होगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक सिचुएशन कैसी बनी रही जब गद्दी पर बैठा हुआ। तो थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से दोस्तों अगर इसको समझा जाए इनकी प्रारंभिक स्थिति को कि किस प्रकार से इसने अपना प्रारंभिक टाइम जो है बिताया। अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करें तो मैंने ये उत्तराखंड का मैप बनाया है और ये हम लोगों को पता चल चुका है कि चंद राजवंश कहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर स्थापित है चंपावत में। लेकिन अब आप लोगों ने यह भी देख लिया है कि चंपावत में इसे मात्र 300 नाली जो जमीन मिली थी सोमचंद ने स्थापित किया था, परंतु एक राजा ऐसा आ चुका है। देखो अगर आपको थोड़ा सा मैं ये नक्शा बताऊं तो ये हमारा कौन सा है, ये पिथौरागढ़ जनपद है, ये बागेश्वर है, ये हमारे पास दोस्तों अल्मोड़ा है, इसके साथ साथ ये हमारा नैनीताल है, ये उधम सिंह नगर है। इस तरह से कुमाऊं हमारा मंडल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि चंद राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो मात्र इस चंपावत वाले क्षेत्र में हुई थी, लेकिन एक राजा हमने देखा त्रिमल चंद, पहला चंद शासक ऐसा आया त्रिमल चंद जिसने पश्चिमी की ओर अपनी सीमा की सुरक्षा की, यानी कि इस क्षेत्र में अर्थात इस नैनीताल वाले क्षेत्र को जीतकर इसने अपने चंद राजवंश के साम्राज्य में मिलाया था। कहने का मतलब है कि नैनीताल या छकाता वाला प्रदेश त्रिलोक चंद ने मिला दिया था और यहीं पर हमने देखा था कि भीमताल में उसने एक किले का भी निर्माण करवाया। ये समस्या तो यानी कि इतने बड़े क्षेत्र में अब चंद राजवंश फैल चुका है, परंतु जब गद्दी पर बैठा कौन, गरुड़ ज्ञानचंद, तो ज्ञानचंद जी के समय प्रारंभिक स्थिति कैसी, बिल्कुल ऐसी देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों इसको खतरा था इधर वाले क्षेत्र से भी, भाई जो ये वाला क्षेत्र है पिथौरागढ़, ये बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है इस समय। एक यहाँ पर जो है सोर राज्य भी इसे सोर राज्य कहा जाता था और अलग अलग शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे, और दूसरा ये जो दक्षिण वाला दिख रहा है ये तराई क्षेत्र है और तराई क्षेत्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट था इसके लिए। अब इसने क्या किया, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले विचार बनाया कि भाई मुझे अगर अपने राज्य को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले इस सोर क्षेत्र को जीतना होगा या सोर क्षेत्र पर आक्रमण करना होगा। और दोस्तों ये सबसे पहले यही निर्णय लेता है और जाकर सीधा सोर क्षेत्र में आक्रमण कर लेता है। सोर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, और सोर क्षेत्र का इस समय राजा कौन है, तो आपको याद रखना है इस समय सोर का राजा था इसके टाइम पीरियड पर विजय ब्रह्मा जी, और ये जो विजय ब्रह्मा राजा है इसी को पराजित करके इसने सोर क्षेत्र को जीता था। तो सबसे पहला एक्शन सोर क्षेत्र, यानी गद्दी पर जब बैठा तो इसने भी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया, अपने सीमा का विस्तार करने की नीति अपनाई, ठीक किसकी तरह, जिस तरह से त्रिलोक चंद की नीति चल रही थी। तो इसी प्रकार से सबसे पहले एक्शन लिया सोर क्षेत्र पर, इसको जीता, विजय ब्रह्मा को पराजित कर दिया, और इसके बाद दोस्तों इसने दिमाग लगाया कहां पर, तराई वाले क्षेत्र में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। भाई इसने सोचा कि इधर से मुझे कुछ भी नहीं मिलने का, बाकी पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र ये भी बहुत ही बिगड़ वाला इलाका क्षेत्र, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने का। नैनीताल चलो जीत लिया, नैनीताल से पास इनकम आ रही, और इनकम जब यहाँ से आ रही तो इसको लालच भी पड़ चुका है, भाई कितनी है हमारे तराई क्षेत्र से इनकम। ऐसे में अब टारगेट था इसका सिर्फ और सिर्फ ये तराई का क्षेत्र या फिर माल का क्षेत्र या फिर मधुआ का माल, ये सारा नाम जो है तराई के क्षेत्र को दिया जाता है। अब गरुड़ ज्ञानचंद का फोकस दोस्तों कहां पर आ गया है, तराई क्षेत्र में आ गया है, लेकिन तराई क्षेत्र में इस समय बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है इस समय, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर जो ये तराई वाला क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, तो इस समय जो दिल्ली सल्तनत यहां पर स्थापित है, और दिल्ली सल्तनत से जो राजपूत थे या जो खोखर जातियां थी वो भागकर जो है उन्होंने शरण ली थी इस वाले क्षेत्र में, अर्थात यहीं पर उन्होंने अपना राजपाट करना शुरू कर दिया था, यहीं पर जो है अपना जो है बढ़िया तरीके से वो खा पी रहे थे। लेकिन समस्या किसको हो गई, राजा गरुड़ ज्ञानचंद को। वो चाहता था कि नहीं भाई ये क्षेत्र भी मेरे अंतर्गत हो। ऐसे में दोस्तों ये राजा इसको छीनने के लिए या इसे प्राप्त करने के लिए, देखो युद्ध तो कर नहीं सकता था, लेकिन इस दौरान ये सीधा डायरेक्ट कहां पर जाएगा, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान से मिलने जाता है और बातचीत करेगा इस क्षेत्र के बारे में। तो आइए चलिए अब हम थोड़ा सा आगे इसके बारे में जानते हैं। अब यहां पर देखिए ये मैंने प्रारंभिक स्थिति परिचय जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हमने देखा था, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि परिचय क्या था। प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो ज्ञानचंद गद्दी पर बैठते ही इसने भी त्रिलोकचंद की भांति अपने राज्य का विस्तार यानी कि किया, जिसमें सर्वप्रथम इसने सोर के राजा विजय ब्रह्मा जी को पराजित किया, और इसको पराजित करने के पश्चात इसने दक्षिण में स्थित तराई की ओर अपना ध्यान दिया, यानी कि माल वाले क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। तो यहां पर क्या किया इसने, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम यहां पर चर्चा करनी है इस तराई वाले क्षेत्र की।
अगर दोस्तों हम लोग बात करें इस तराई वाले क्षेत्र की, तो उत्तराखंड में जो तराई का क्षेत्र था, आप लोग भी जानते हैं, जो उधम सिंह नगर वाला और नैनीताल का दक्षिणी जो क्षेत्र है वो स्पेशली इसके अंतर्गत आता था, यानी ये वाला क्षेत्र। और चंद राजवंश के लिए बहुत ही जरूरी था इस राज्य पर अधिकार करना। क्यों इंपॉर्टेंट है तराई का क्षेत्र? तो तराई का क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, और उपजाऊ होने के कारण यहां पर जो है अनाज आदि प्रचुर मात्रा में होते थे। ऐसे में किसी भी राजा के लिए ये जो क्षेत्र था ये बहुत ही उपयोगी साबित सिद्ध होने वाला था। तो फिर इसके लिए प्लान बनाता है कौन? यानी कि त्रिलोकचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। लेकिन इस क्षेत्र में अधिकार किसका, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, यहां पर अधिकार जो है या तो कुछ राजपूत लोग भाग कर आए हैं, या फिर जो है कटेहर जो लोग थे, रुहेल या कटेहर, इन लोगों ने यहां पर इस क्षेत्र में अधिकार किया है। अब दोस्तों सीधा पंगा तो यहां पर नहीं लेता है गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद प्लान बनाता है कि मुझे जो है सीधा मुलाकात किससे करनी चाहिए, यानी कि जो पूरे देश का इस समय बादशाह है उत्तर भारत में, और इस समय इसका समकालीन दिल्ली, उसमें कौन है? फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब आपको यहां से कहानी शुरू हो जाती है। यहां पर गद्दी पर कौन बैठा है? फिरोज शाह तुगलक है। और ये जो फिरोज शाह तुगलक जी है, वो क्वेश्चन बन जाएगा आपके सामने कि भाई निम्न में से गरुड़ ज्ञानचंद किसका समकालीन था? फिरोज शाह, या फिरोज शाह के समकालीन कौन यहां पर चंद राजवंश में था? तो यहां पर हमारे पास कौन? गरुड़ ज्ञानचंद देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो ज्ञानचंद जी है, इन्होंने निर्णय बना लिया कि मुझे जाना है सीधा कहां पर? फिरोज शाह तुगलक जी के दरबार में, और उन्हीं से बातचीत करके मैं इस क्षेत्र को छीनूंगा, क्योंकि वहां से भागे हुए लोग इस क्षेत्र में आए हैं और उन लोगों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद आगे होता क्या है। अब इसके बाद सीधा इनकी मुलाकात होगी राजा यानी कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक से। फिरोज शाह तुगलक से अगर हम इनकी मुलाकात की बात करें, तो फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला दोस्तों ये पहला चंद शासक है जो किसी दिल्ली सुल्तान से मुलाकात करने जा रहा है। भाई इस समय तो बिल्कुल चंद राजवंश कहां पर? चंपावत में सिमटा हुआ है, इतनी ज्यादा वो नहीं कि सीधा वहां तक जा सके। लेकिन इसके टाइम पीरियड तक जो है अब चंद राजवंश अपना क्षेत्र सीमा भी विस्तार कर चुका है, आर्थिक रूप से भी सक्षम हो चुका है, और अब देख लीजिए तराई की ओर भी ध्यान दे रहा है। तो तराई की ओर ध्यान देने के लिए सीधा कहां पर? बादशाह यानी कि हमारे ज्ञानचंद जी चले गए कहां पर? अब थोड़ा सा दोस्तों यहां पर समझना है, जो इनको गरुड़ की जो उपाधि दी है, आखिर में ये गरुड़ की उपाधि किसी शासक द्वारा दी गई है या फिर इसका संबंध कुछ और चीज से जुड़ा हुआ है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझें। दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद चले गया है फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने, और मुलाकात क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो तराई वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि गरुड़ ज्ञानचंद पहुंच चुका है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, और जब ये फिरोज शाह से मुलाकात करने गए तो दोस्तों उस दौरान कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक शिकार करने गए थे, और जब शिकार करने गए थे तो वहीं पर जो है गरुड़ ज्ञानचंद भी उनके पास पहुंच जाते हैं, ज्ञानचंद जी, और उनको देखते हैं शिकार करते हुए। लेकिन इसी दौरान कुछ एक ऐसा वाकया घटित हो जाता है, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, कि ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक के सामने एक उड़ता हुआ गरुड़ को तीर से मार गिराया था, और इसी से फिरोज शाह तुगलक इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया था। समझ गया? स्टोरी देखो क्या जबरदस्त है कि भाई यहां से गरुड़ ज्ञानचंद सीधा कहां पर पहुंच गया? फिरोज शाह तुगलक जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और फिरोज शाह तुगलक भी जो है इस समय शिकार पर गए हैं, और शिकार पर जब गए हैं तो वहीं पर जो है अपना टैलेंट दिखाते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। टैलेंट किस माध्यम से दिखाया? उड़ते गरुड़ को मारकर जो है तीर से गिरा दिया। ऐसे में फिरोज शाह तुगलक प्रसन्न हो गए कि भाई अरे वाह, गजब का शिकारी आदमी है भाई, उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया। जैसे ही उड़ते हुए गरुड़ को तीर से मारा गरुड़ ज्ञानचंद ने, तो फिर यहीं से इस ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे दी, किसके द्वारा? यानी कि राजा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसीलिए दोस्तों इतिहासकारों ने कहा है कि गरुड़ की जो उपाधि है ज्ञानचंद की, ये दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा दी गई। लेकिन कुछ इतिहासकार आते हैं, वो कहते कि नहीं भाई, ये उनके द्वारा नहीं दी गई है उपाधि, बल्कि जो गरुड़ इसके आगे इस्तेमाल होता है, गरुड़ को तो ये मार ही नहीं सकता है। वो कहते हैं कि भाई ये भक्त था किसका? यानी कि उपासक था विष्णु जी का। इतिहासकार लिखते हैं कि ये विष्णु का उपासक था, ऐसे में गरुड़ इसका राजकीय चिन्ह था। समझ गया आप? तो अगर कभी प्रश्न बने तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि किस चंद शासक का चिन्ह जो है गरुड़ राजकीय चिन्ह था। तो गरुड़ भी कुछ इतिहासकारों ने राजा ज्ञानचंद का वो राजकीय चिन्ह माना है, और संभव तो कहते हैं कि विष्णु का उपासक होने के नाते ये गरुड़ इसका राजकीय चिन्ह था, इसीलिए गरुड़ की उपाधि इसने स्वयं धारण की थी, गरुड़ ज्ञानचंद जी।
तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है भाई। वो वाला भी है कि फिरोज शाह तुगलक ने उपाधि दी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, विष्णु जी का उपासक था, गरुड़ राज के चिन्ह था इसका संभव, तो इसीलिए इसने स्वयं को गरुड़ की उपाधि दी होगी। तो ये दोस्तों हम लोगों ने इस समय अभी इनकी चर्चा की, यानी कि इनकी मुलाकात पर किस प्रकार से मुलाकात रही। अब ये जो मुलाकात थी भाई, जाहिर सी बात है जब ये प्रभावित हो रखा है फिरोज शाह तुगलक, तो जिस मुद्दे से वहां पर गया है, मुद्दा क्या है भाई, तराई वाला क्षेत्र चाहिए, उपजाऊ क्षेत्र है, माल का क्षेत्र जिसे कहते हैं, या मधुआ की माल उसको कहते हैं, कुछ भी आ जाए याद रखिएगा। तो वो क्षेत्र जो है इसने कहा कि ठीक है भाई, आपका अधिकार है, आप जाइए और उस पर कीजिए। अब एक चीज यहां पर ये बन सकती है कि जब वहां पर इतिहासकार लिखते हैं कि इसने वहां पर क्या अपनी बात रखी थी, तो कहते हैं कि फिरोज शाह जो ज्ञानचंद जी थे, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जी से कहा था कि महाराज जो तराई वाला क्षेत्र है, उस तराई क्षेत्र में कुमाऊं राजा का अधिकार कत्यूरी राजवंश के समय से है। कत्यूरों का भी अधिकार था तराई वाले क्षेत्र में, वो वहां से टैक्स वसूलते थे, और ऐसे में आज हमारा भी अधिकार होना चाहिए क्योंकि पहले से कुमाऊं राजा का अधिकार होता चला है। तो इस बात को सुनकर जो है, और फिर ऊपर से प्रभावित भी हो रहे कि भाई गरुड़ को मार दिया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि भाई तराई का क्षेत्र आप ले लीजिए आराम से, और इन लोगों को जो है वहां से निकाल दिया होगा, खदेड़ दिया होगा, तो तराई का क्षेत्र चलेगा किसके अधीन, गरुड़ ज्ञानचंद जी के अधीन। अब तराई का क्षेत्र भी मिल गया गरुड़ ज्ञानचंद के अधीन भाई, अब तो, और इतने लंबे समय तक शासन भी कर रहा है, जाहिर सी बात आर्थिक रूप से ये संपन्न होता चले जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद को तराई का क्षेत्र या माल का क्षेत्र वापस मिला है। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा इनके बारे में लिखा है। सबसे पहले तो मैंने चर्चा की है कि ज्ञानचंद के समय जो माल का क्षेत्र था उस पर हमने लिखा है। तो माल का जो क्षेत्र था वो तराई वाले क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता था, और ये क्षेत्र आप जानते हैं बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानचंद के समय इस क्षेत्र में दिल्ली से भागे राजपूत और खोखरों ने शरण ली थी, और इन्हीं से ज्ञानचंद के लिए एक चिंता का विषय बन गया था, जिस कारण इसको मुलाकात करनी पड़ी थी। अब आगे क्या हुआ, माल के क्षेत्र को पाने के लिए ज्ञानचंद ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने का विचार बनाया, और फिर सीधा मुलाकात करने भी चले गए। यहां पर हमने आगे लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक से किस प्रकार से इनकी मुलाकात रही। भाई देखिए, ज्ञानचंद तराई बाबर की समस्याओं को लेकर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने कहां चले गया, दिल्ली चले गया था, जहां पर उन्होंने कत्यूरी शासकों के समय से ही तराई क्षेत्र में कुमाऊनी शासकों का अधिकार बताया और कहा आज भी हमारा अधिकार होना चाहिए। ये बात रखी इन्होंने वहां पर, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बाकायदा नोट करके मैंने लिख दिया है कि फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला ये पहला चंद शासक है। समझ रहे आप, ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं, अगर आप लोग पैटर्न समझ रहे होंगे, मूड समझ रहे होंगे। देखो, परीक्षा निकालने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको पैटर्न समझना। अगर आप पैटर्न नहीं समझ पाए हैं कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग जो है प्रश्नों को नहीं छू सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो रणनीति बनानी है, एक जबरदस्त रणनीति। रणनीति कैसे बनती है भाई, हमारे पास जो 3-4 महीने के 3-4 जो सालों से पेपर हुए, जहां से पैटर्न चेंज हुआ है, उन सभी पेपरों को अपने पास रखिए और सब जगह देखिए कि भाई उत्तराखंड इतिहास के कहां पर किस प्रकार के प्रश्न आ रहे। आपको देखेगा एक जगह ऐसा पूछ रहा, एक जगह ऐसा पूछ रहा है, तो लास्ट तक जाते जाते अगला क्वेश्चन आप खुद अपने दिमाग से सोचोगे कि अब वो ऐसा पूछेगा। और तो ये जरूरी है, आपको पुराने क्वेश्चन देखने हैं, तभी आप पैटर्न को समझ सकते हो। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूं, जब हम तो भाई मेरा अनुभव रहा है कोचिंग पढ़ाते हुए भी, कितने सारे छात्र ऐसे रहते हैं कि जो पता ही नहीं होता है, बस जो चल रहा है, जो मिल रहा है उसी को पढ़ते जाते हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए बाकायदा सबसे पहले एक रणनीति बनानी होती है। ये भी एक तरह से गेम है, आप इसको गेम की तरह लीजिए और इसको देखिए कि कैसे इस गेम को जीता जा सकता है। तो इसके लिए आपके पास एक मजबूत ठोस रणनीति होनी चाहिए, और उस मजबूत ठोस रणनीति की जो सबसे पहली नींव जो मुझे लगता है वो सिलेबस होती है। आपको जब सिलेबस पता होगा तो सिलेबस के साथ साथ आपके पास पेपर होने चाहिए। आपको पेपर में ये पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे कैसे हर पेपर में रिपीट करता है और किस जगह से ज्यादा पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी आप कहीं भी किताबें पढ़ो, कहीं भी आप वीडियो देखें, कहीं भी आप लेक्चर सुने, तो आप स्वतः ही समझ जाते हो कि किस दिशा में जा रहा है और कहां से क्या चीज मुझे लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपरों में मैं लगातार ऐसे पेपर प्रश्न देख रहा हूं।
तो दोस्तों ऐसा एक अपना माइंड सेटअप तैयार कीजिए। अगर आप ऐसी रणनीति बनाते हैं तो सिलेक्शन लेना कोई बड़ा कठिन काम, वरना बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रात दिन पढ़ते रहेंगे, सब चीजें पढ़ी होगी, रटी होगी, फिर भी सिलेक्शन नहीं मिलते। कुछ ऐसे आ जाते हैं नए जो है लौंडे आ जाएंगे, 5 दिन आपको जो है 1-2-3 महीने में दिख जाएंगे, सिलेक्शन ले लिया। तो इसका कारण सब यही होता है, वो रणनीति बनाते हैं और उस मूड को, पैटर्न को समझ जाते हैं। तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। यानी मैं चर्चा कहां कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं कि फिरोज शाह तुगलक के समय ये मुलाकात करने वाला पहला ज्ञानचंद है फिरोज शाह तुगलक। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, देखिएगा तो आप समझोगे, इन पर जोर देना पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करके आ चुका है और इसे जो है माल का क्षेत्र भी इसे मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों हमने यहां पर आगे लिखा है कि ऐसी मान्यता है कि ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक के सामने, जिस पर चर्चा की थी कि भाई उड़ते हुए गरुड़ को अपने तीर से मार गिराया था, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को, ये देख लीजिए, गरुड़ की उपाधि धारण की थी या गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा मैंने नोट करके ये भी बाकायदा लिख दिया है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ज्ञानचंद की उपाधि गरुड़ होने के कारण, जो गरुड़ होना है ये कारण क्या बताया, तो इसका कारण वो कहते हैं कि विष्णु का उपासक होना बताया गया। भाई विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था और इसका जो राजकीय चिन्ह है वो भी गरुड़ इन्होंने माना, तो संभवतः इसने स्वयं गरुड़ की उपाधि धारण की होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह भी याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को तराई का क्षेत्र सौंप दिया था कि ले भाई, परंतु अब ये जो ज्ञानचंद को तराई का क्षेत्र सौंपा है, ये दोस्तों ज्यादा समय तक ज्ञानचंद के संग्रह अधिकार में नहीं रह पाया, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन उत्तर भारत के इतिहास में देखने को मिलता है। ऐसा इतिहासकार भी लिखते हैं और ऐसा हम भी सोच सकते हैं कि ये टाइम पीरियड वो है जब इस दौरान एक बहुत ही भयानक, यानी कि 1398 का एक तैमूर लंका आक्रमण उत्तर भारत में देखने को मिला। इतना भयानक आक्रमण था कि इसने सारा की सारा उत्तर भारत को रौंद दिया था, और इस उत्तर भारत को रौंदते हुए तो ये तराई की बेल्ट कैसे बच सकती थी, तो इतिहासकार लिखते हैं कि इस तराई की बेल्ट पर भी इसने जो है नरसंहार मचा दिया था। बहुत सारी जो है प्रजा, यानी कि ज्ञानचंद की प्रजा को जो है वहां पर जो है मौत के घाट उतारा गया, और तराई का क्षेत्र जो है अब फिर से दोबारा से किसके हाथों में चला गया, ये फिर से इन्हीं कटेरों रुहेलों के हाथों में चले गया था। अर्थात ज्यादा समय तक इसके हाथ में ये क्षेत्र नहीं रह पाया, तराई वाला क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा समझना है, मिला है और छीन भी लिया गया है। तो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे फिर क्या सिचुएशन बनती। अब हमको यहां पर चर्चा करनी है, अब महत्वपूर्ण रोल देखना है कि भाई ठीक है, ज्यादा समय तक ये तराई का क्षेत्र इसके पास नहीं रहा, तो फिर दोबारा ये तराई के क्षेत्र को कैसे जीतेगा, क्योंकि तराई के क्षेत्र से आ रही आमदनी इसकी जो है आदत पड़ चुकी है राजा गरुड़ ज्ञानचंद जी को। ऐसे में गरुड़ ज्ञानचंद हर हालत में तराई के क्षेत्र को वापस प्राप्त करना चाहेगा। वापस कैसे जीता जाए, इतना बड़ा नरसंहार। तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि ऐसा फिर क्या होगा। अब दोबारा पूरी प्लानिंग बनके कि फिर से तराई क्षेत्र में आक्रमण करना पड़ेगा और फिर से जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो ये तराई वाला क्षेत्र था, इस समय यहां पर इस क्षेत्र में क्या होता था कि जब ये गरुड़ ज्ञानचंद के अधीन आ चुका था, जो चंपावत वाला क्षेत्र था, यहां की जो प्रजा थी, या जो क्योंकि सोर वाला क्षेत्र भी इसके अधीन था, ये लोग क्या करते थे, जब हमेशा सर्द ऋतु होती थी तो सर्द ऋतु में ये लोग तराई क्षेत्र में आ जाते थे। और जो तराई का क्षेत्र था, यहाँ से जो किसान थे, कृषक लोग आते थे, कहा जाता था कि यहाँ पर बहुत ही जो घास वगैरह होती थी, ये जो कृषक होते थे या जो पशु चारक होते थे उनके लिए बड़ी उपजाऊ मानी जाती थी। और दूसरा, किसानों की खेती भी यहाँ पर हुआ करती थी। तो सब लोग जो है सर्द माह के आसपास यहाँ पर बिताते थे और उसके बाद ये लोग चले जाते थे वापिस इस क्षेत्र में, क्योंकि गर्मी वाले क्षेत्र में, इस तराई वाले क्षेत्र में रहना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पीरियड पर। अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर जो है थारू जनजाति निवास करती है, और इन थारुओं को जो है अंग्रेजों ने किस नाम से कहा है, मलेरिया प्रूफ मानव कहा है कि भाई इनको मलेरिया नहीं होता। क्यों कहा है, ये वो क्षेत्र है जिससे अंग्रेज लोग भी नहीं बच पाए, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बसे हुए थे। भाई यहाँ पर गर्मियों में मलेरिया जैसी वो आ जाती थी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती थी और मलेरिया, मच्छरों का प्रकोप रहता था, तो यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में दोस्तों ये लोग गर्मियों में तो इसकी प्रजा ऊपर चले जाती थी, शीत ऋतु में यहाँ पर आती थी। लेकिन जब यहाँ पर 1398 में तैमूर लंका आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के पश्चात जो है ये बेल्ट भी उस दौरान बड़ी तबाही मची। बहुत सारी, यानी कि ज्ञानचंद की प्रजा को मौत के घाट यहाँ पर उतार दी, महिलाएं, बच्चे, सबको काट दिया गया। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र में फिर से जो बचे हुए, क्योंकि वो तो वापस चले गए, जो मुस्लिम लोग थे या कटेयर लोग थे, उन्होंने फिर से इस बेल्ट में अधिकार किया, और अधिकार करने के पश्चात यहाँ की प्रजा चले गई वापिस। और इन्होंने कहा गरुड़ ज्ञानचंद को, महाराज
वहां पर तो बहुत बड़ा नरसंहार हो गया, आपकी प्रजा तो काटी गई, मारी गई वहां पर, ऐसे में कुछ उपाय कीजिए। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर अपनी मीटिंग बुलाता है और फिर दिमाग लगाता है कि किस तरह से मुझे इस तराई के क्षेत्र को वापस जीतना होगा। तो तराई के क्षेत्र को वापस जीतने के लिए यहां पर सभी लोगों ने बहुमति से निर्णय लिया। यहां पर एक व्यक्ति सामने आ गया, नीलू कठायत, एक महान वीर योद्धा सैनिक नीलू कठायत जी। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह का से हैं जैसे हम लोगों ने पंवार राजवंश को पढ़ा था। पंवार राजवंश में हम लोगों ने पढ़ा था किसे, यानी कि राजा महिपति शाह जी को। महिपति शाह के टाइम पीरियड में हमने देखा था गढ़वाल का रखवाला यानी कि लोधी रिखोला कितने महान थे, लेकिन बाद में खुद महिपति शाह जी के द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई। ठीक इसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में इनकी तुलना हम लोग लोधी रिखोला से कर सकते हैं। नीलू कठायत इसकी भी बहुत बड़ा राजभक्त था, समर्पित था पूरी की पूरी तरह से, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, पवाड़े जागरों में मिलता है। परंतु राजा ने इसकी भी अंत में हत्या करवा दी। वो क्यों हुई, क्या हुआ, उसे बाद में जानेंगे। फिलहाल इस पर चर्चा की जाए कि कैसे जीता जाएगा तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र को जीतने के लिए बुलाया गया नीलू कठायत को, और सर्वसम्मति से दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों ने, मेहरा अब्दुल, ये पहले से चर्चा हम कर रहे हैं कि इनमें बहुत सारे लोग थे, तो इन्होंने सबने कहा कि नीलू कठायत जी के नेतृत्व में सेना भेजी जाए और तराई पर आक्रमण किया जाए। तो अब दोस्तों ऐसा ही हुआ, नीलू कठायत के नेतृत्व में तराई पर आक्रमण किया गया और तराई क्षेत्र को जीता भी गया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये चंद राजा के लिए कि तराई क्षेत्र को वहां पर उन लोगों से जीतना, वो भी नीलू कठायत जी के नेतृत्व में। कहा जाता है कि नीलू कठायत जी जब वापस वहां पर पहुंचे चंपावत में, तो चारों तरफ जो है जोरों से इनका स्वागत किया गया और राजा भी इससे अत्यंत प्रसन्न हो गए। भाई प्रसन्न होना ही था, इतना उपजाऊ क्षेत्र था, आमदनी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था, और ऊपर से प्रजा को वहां पर जिस तरह से तड़पा कर उनके साथ अत्याचार किया गया था, तो जीतने के उपलक्ष्य में यहां पर इसी को नीलू कठायत जी को अब गरुड़ ज्ञानचंद ने खुशी खुशी में सेनापति नियुक्त कर दिया। मुख्य सेनापति नियुक्त हो गए हैं नीलू कठायत जी। साथ ही साथ में दोस्तों इसे उपाधि, यानी कि इसको क्या दे दी, इसे कुमैया खिल्लत जैसी उपाधि भी दे दी। तो इसको कुमैया खिल्लत, तो कुमैया खिल्लत की उपाधि दे दी इसको। ये बहुत बड़ी उपाधि है दोस्तों। ये उपाधि वो उपाधि है जो वीर योद्धाओं को दी जाती थी। समझ गए आप, जिन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, तो उन्हीं को ही सिर्फ ये उपाधि से विभूषित किया जाता था। कुमैया खिल्लत का मतलब है कि इसमें, इस उपाधि में एक विशेष प्रकार से एक जो है पगड़ी दी जाती थी, एक शॉल दिया जाता था, ये अलग अलग तरीके के इसमें वस्त्र दिए जाते थे, और उस वस्त्रों को पहनने के बाद उसको कहा जाता था कुमैया खिल्लत की उपाधि। कुमैया खिल्लत की उपाधि के साथ 3 गांव रौत के माल क्षेत्र में दिए गए। रौत भी एक प्रकार से, देखो एक तो जागीर होती है, एक रौत होती है। जागीर तो नॉर्मली जो है प्रत्येक आदमी को दी जा सकती थी। भाई मुझे लगा कि मुझे जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं देहरादून में हूँ, मुझे लगता है मैं डोईवाला की जो जागीर जो हूँ अपने एक व्यक्ति को दे रहा हूँ, तो भाई जागीर संभाल ले, ये तेरे लिए डोईवाला, खा ले पी ले, मेरे को टैक्स दे दे। ये एक नॉर्मली किसी को भी दी जा सकती। लेकिन रौत में भूमि देना ये बहुत बड़ी बात होती थी। रौत का मतलब है कि वीर योद्धा को देना, जिसने बहुत उत्कृष्ट कार्य अपने राज्य के लिए किया, तो उसको रौत में भूमि दान में दी जाती थी। इसको कहते हैं रौत वाली। तो जागीर रौत में भी अंतर है। तो रौत में इसको 3 गांव की भूमि, वो भी कहा माल के क्षेत्र में, यानी कि तराई वाले क्षेत्र में इसको 3 गांव की भूमि भी रौत में दे दी गई। इस तरह से और भी बहुत सारे इसको उपहार दिए गए, उपाधियां दी गई। तो इस विजय से जो है चारों दिशाओं में जो है ख्याति फैल गई थी नीलू कठायत जी की। तो नीलू कठायत सेनापति किसका है, शख्स आ गया है, यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद जी का। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के नेतृत्व में क्या कर दिया है, तराई का क्षेत्र भी जीत लिया है। तो इस तरह से हमारी स्टोरी यहां तक पहुंच गई है। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। यहां पर मैंने यहां पर लिखा है कि नीलू कठायत का तराइन अभियान, या फिर जो तराई वाला क्षेत्र दोस्तों आप हमेशा याद रखना, इसके लिए माल का क्षेत्र भी इस्तेमाल करता है, और इसी के लिए मधुआ की माल भी इस्तेमाल किया जाता है। जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई प्रांत था, उसके अंतर्गत मधुआ माल आता था। यहां पर देखिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 1398 में तैमूर लंग ने उत्तर भारत में आक्रमण किया था और इसने नरसंहार मचा दिया था। इसी नरसंहार में तराई में अनेक चंद प्रजा ने अपनी जान गंवाई, जिससे क्रोधित होकर चंद ने नीलू कठायत के नेतृत्व में तराई ने सेना भेजी थी। नीलू कठायत ने तराई क्षेत्र में आक्रमण किया और तराई क्षेत्र को कटेहरों से छीन लिया, और इसी कारण जो है राजा ने प्रसन्न होकर, अब ध्यान दीजिएगा, राजा ने प्रसन्न होकर नीलू कठायत को कुमैया सिरोजा, ये कुमैया सिरोजा कुमैया खिल्लत को ही कहते हैं, तो कुमैया सिरोजा कुमैया खिल्लत की उपाधि प्रदान कर दी। साथ ही साथ 3 गांव भूमि जो माल वाले थे उसको रौत में दे दिया, और 12 जूला भूमि भी इसे रौत में प्रदान की थी।
इसके अलावा दोस्तों मैंने नोट करके भी ये लिखा है, थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिएगा कि साधारण तौर पर जागीर के रूप में भूमि मिलती थी, नॉर्मली जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी खुशी होकर, परंतु अडिग राजभक्ति, भाई अडिग राजभक्त हो, अपूर्ण शौर्य हो, साथ ही साथ असीम प्रेम के लिए किसी व्यक्ति को यह विशिष्ट पुरस्कार जैसे कुमैया सिरोपा या फिर रौत रूप में जो भूमि दी जाती थी, ये गांव तभी दिए जाते थे अगर किसी ने इस प्रकार से काम किया होगा। तो ये दोस्तों हम लोगों ने अभी चर्चा की नीलू कठाई जी के इस अभियान पर। अब हमें आगे चर्चा करनी है नीलू कठाई जी की हत्या। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना है हमको कि आखिर में ऐसे क्या कारण रहे कि जो इतना बड़ा राजभक्त है, अपने देश अपने राज्य के प्रति इतना बड़ा समर्पित है, जिसने उस दौरान भी जो है कुमाऊं नीचे तराई क्षेत्र में अकेले जो है सेना नेतृत्व किया और पूरे तराई क्षेत्र को जीत कर आया। तो आखिर में ऐसे क्या हो गया कि जो इनकी हत्या करनी पड़ी या हत्या करवानी पड़ी। तो हम लोग इसमें भी थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर में ऐसा, क्योंकि 2-4 चीजें बीच में ऐसी हैं जो हमको थोड़ा समझना है। देखिए दोस्तों, भाई जाहिर सी बात है हत्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या तो षड्यंत्र होंगे, राजा के कान भरे होंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे महिपति शाह के लगातार कान भर दिए थे उसके दरबारियों ने कि भाई लोधी रिकोला का तो चारों ओर जो है नाम ही नाम है, आपका तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्रोधित होकर हत्या करवा दी। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी यही महत्वपूर्ण कारण रहा। क्या महत्वपूर्ण कारण रहा? जैसे ही नीलू कठायत जी तराई क्षेत्र को जीत कर आए, चारों दिशाओं में नीलू कठायत की जो है वाई वाई फैलने लगी, चारों तरफ नीलू कठायत की वाई वाई चल रही है। ऐसे में जो दरबारी थे वो सारे की सारे दरबारी लगातार इससे जल रहे थे कि भाई ये तो वाई वाई इसी की चल रही है, इसी का सब कुछ चल रहा है, हम लोग उनके भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, उनको उतना तवज्जो नहीं दे रहा होगा राजा। ऐसे में उनके गड़बड़ सिस्टम हो गया भाई। जैसे ही गड़बड़ सिस्टम होता है, अब यहां पर फिर क्या हो जाते हैं, अब समस्या उत्पन्न हो जाती है कि तराई क्षेत्र जीत तो लिया है, लेकिन तराई क्षेत्र का अब एक अच्छा खासा जो है वहां नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि भाई वहां तो लगातार फिर भी आक्रमण हो सकते हैं, तराई क्षेत्र को छीन कर ले जाएंगे। तो ऐसे में गरुड़ ज्ञानचंद चाहता था कि भाई तराई जो मैंने क्षेत्र जीता है वहां पर मैं एक ऐसा अपना अधिकारी बैठा दूं जो आसानी से जो है मुझे टैक्स भी बढ़िया, वहां से मुझे आमदनी भी होती रहे और तराई छीना भी ना जाए किसी के द्वारा। तो फिर जब वहां दरबार में बातें चली तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, तराई में जीवन यापन करना बहुत कठिन था। उस दौर में जो है तराई में मलेरिया जैसे रोग, मच्छरों का प्रकोप था, कोई भी जो है वहां पर जीवित रहना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। जनजातीय लोग, जैसे मैंने कहा थारू लोग निवास करती होगी, लेकिन आम आदमी जो है वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। ऐसे में अब यहां जब दरबार में ये प्लान चल रहा था कि भाई किसे बैठाया जाए, तो उसी के यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था जस्सा कमलेखी। इस नाम को आप दोस्तों याद रखेंगे, जस्सा कमलेखी। ये गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में था और सबसे ज्यादा परेशानी इसी को हो रही थी, क्योंकि जस्सा कमलेखी जो है अपना जो वर्चस्व है वो बनाए रखना चाहता था गरुड़ ज्ञानचंद के, लेकिन अब वर्चस्व चल रहा है नीलू कठायत का। ऐसे में बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, इससे जलन हो गई थी और इसने अब षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए किसके खिलाफ, नीलू कठायत के। तो जब भरी महफिल में मीटिंग हो रही है कि भाई किसको भेजा जाए तराई के क्षेत्र के लिए, कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा, तो फिर इसने सुझाव दिया सॉरी, महाराज नीलू कठायत जी को लाइए। महान व्यक्ति, अगर कभी भी जो है वहां पर आक्रमण हो गए तो नीलू कठायत जैसे ही जो है सेनापति वहां पर संभाल सकते हैं स्थिति को। ऐसे में आप नीलू कठायत को वहां पर भेजिए। देखो प्लान क्या चला रहा है, और कह रहा है कि वहां पर पूरे 12 माह जो है नीलू कठायत की ड्यूटी होनी चाहिए कि कभी भी दोबारा से हमारा तराई क्षेत्र छीना जा सकता है। ऐसे में नीलू कठायत की 12 महीने ड्यूटी लगनी चाहिए। आप सोचो क्या प्लान बना रहा है कि नीलू कठायत जो है वहां पर जीवित नहीं रह सकता उस स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। तो ऐसा प्लान बनाता है और महाराज भी खुश हो जाते कि बिल्कुल सही कहा। तो महाराज जी जो है सीधा नीलू कठायत जी के वहां पर, क्योंकि जो नीलू कठायत है इसका किला था कपरोली में, कपरोली में ही इसका जन्म हुआ था और कपरोली में जो है सीधा संदेश भिजवाया जाता है कि नीलू कठायत जी आपको हम लोग कहाँ तराई का जो है सेनापति नियुक्त कर रहे, तराई का अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, आपको 12 के 12 महीने वहां पर ड्यूटी। जैसे ही इसने ये समाचार सुना नीलू कठायत क्रोधित हो गए। भाई क्रोधित होना ही था कि भाई ऐसी जगह कैसे मैं रह सकता हूं जहां पर जो है आदमी को जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। तो नीलू कठायत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होते ही दोस्तों कहा जाता है कि वहां पर जो नीलू कठायत की पत्नी थी वो उनको समझाती है कि महाराज आप इतना क्रोधित मत होइए, वो आपके राजा है, राजा के प्रति ऐसे मत होइए। लेकिन नीलू कठायत इतने क्रोध में थे कि वैसे ही उठते हैं दोस्तों, कहते हैं कि और चल दिए राजा की ओर इस बात पर करने की मैं कैसे 12 महीने वहां जीवन यापन कर सकता हूं।
तो कहा जाता है कि जब नीलू कठाई जी वैसे ही क्रोध में आ रहे थे तो ये दूर से आते हुए देख लेते हैं जस्सा कमलेखी जी, और जब जखा कमलेशी जो है उन्हें देखते हैं तो सीधा दौड़कर आ जाता है महीपति शाह के पास, सॉरी गरुड़ ज्ञानचंद के पास, और फिर गरुड़ ज्ञानचंद के कान भरने लगता है कि महाराज जो आपने नीलू कठाइत को कुमैया खिल्लत की उपाधि प्रदान की है उसका जो है तौहीन कर दी है नीलू कठाइत ने। कैसे तौहीन कर दी है? क्योंकि यहाँ पर नियम होते थे भाई, जिसको कुमैया खिल्लत इतनी बड़ी उपाधि प्रदान की होती थी वो जब भी दरबार में प्रवेश करेंगे राजा के सामने तो उसी वेशभूषा में आएंगे, पूरी जो पगड़ी दी जाती है, पूरा जो शॉल दुपट्टा दिया जाता है, पूरे पहना होता है, उसमें आना पड़ता था। अगर उसमें आया तो ये महाराज की एक तौहीन मानी जाती थी। और नीलू कठाई जी क्रोध में उसी तरह से आ रहे हैं और ऊपर से कान भर दिए हैं जस्सा कमलेखी ने कि वो तो जो है आपके आदेश जो है कुछ पालन ही नहीं कर रहा और क्रोध में आ रहा है वापस आपके। और जब ये दरबार में पहुंचते हैं तो इन्होंने जो है महाराज के सामने अपना नमस्कार किया, तो महाराज ने इनका नमस्कार तो स्वीकार, ऐसे इतिहासकार कहते हैं, बाकी इनकी तरफ जो है गरुड़ ज्ञानचंद ने देखा तक नहीं नीलू कठाइत के लिए, क्योंकि नीलू कठाइत के महाराज के कान भर दिए जैसा कब। लेकिन ऐसे में दोस्तों जितनी इसने बातें रखी कुछ भी महाराज ने नहीं सुनी और ये वापिस आ जाता है, कहा जाता है कपरोली अपने वहां पर, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ मैं इतना समर्पित हूँ देश प्रेम अपने राजा के प्रति, लेकिन महाराज ने मेरी तरफ एक क्षण भी नहीं देखा। ऐसे में फिर रानी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, राजा अपने राजा का जो है वो सम्मान करना चाहिए। तो फिर नीलू कठाइत जो है वहां पर बैठे ही थे। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि इस समय एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जो नीलू कठाइत थे, नीलू कठाइत के जो 2 पुत्र थे इनको जो है भेजा जाता है मामा जी के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, और इसके जो मामा थे या फिर जो हमारे नीलू कठाइत जी हैं इनके जो दामाद थे उनके यहाँ पर दोनों पुत्रों को भेजा जा रहा था कि आप वहां पर जाइए। जब रात्रि को वहां पर पहुंचते हैं तो वो भटक जाते होंगे राज्य में। ऐसे में वहां पर फिर से जस्सा कमलेखी मिल जाता है नीलू कठाइत के दोनों बेटों को, और जब पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे, तो ऐसी कुछ स्टोरी बनाई है भाई, तो कहते हैं वो बच्चे बेचारे जिनको कुछ पता ही नहीं कि हम तो अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, हम लेकिन भटक गए। तो मौका मिल गया किसको? जस्सा कमलेखी को। दोनों को कैद करवा देता है नीलू कठाइत के बेटों को, और महाराज के यहाँ जाकर बोलता है किसको? गरुड़ ज्ञानचंद को, कि महाराज आपको मारने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वहां से जो है नीलू कठाइत ने अपने 2 पुत्रों को भेजा है और जो है इसका जो मामा है इनके वहां पर षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे में नीलू कठाइत के बेटों के विरुद्ध कान भर दिए हैं किसने? जस्सा कमलेखी ने, और इससे जो है गरुड़ ज्ञानचंद क्रोधित हो गया। गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या कर दिया? आदेश दे दिया, या फिर जो भी कहे जस्सा कमलेखी ने नीलू कठाइत के दोनों पुत्रों की जो है आंखें निकलवा दी। आंखें निकलवाने के साथ साथ जो है भूखे प्यासे रखकर तड़प कर जो है दोनों की जानें चली जाती हैं, और जब दोनों की जान चली जाती है तो ऐसे में संदेश खबर पहुंचती है किसके पास? यानी कि इन दोनों छोटे बच्चों के मामा जी के पास, जहां पर मिलने आ रहे थे। तो फिर मामा जी जो है संदेश भेजते हैं किसके लिए? नीलू कठाइत जी के लिए। भाई धिक्कार है आपकी ऐसी वीरता पर, आपके 2 बेटों को जो है यहाँ पर मार दिया गया है अन्यायपूर्वक, और आप वहां पर बैठे बैठे अपना शौर्य गान गा रहे हैं। तो जब नीलू कठाइत को दोस्तों पता चलता है कि मेरे पुत्रों को इस तरह से महाराज या जस्सा कमलेखी द्वारा मारा गया जिनके लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित था, ये तो बहुत। तो कहा जाता है कि नीलू कठाइत ने क्रोधित होकर जो है सीधा आक्रमण कर दिया, और वहां पर जो है कुछ अब अलग अलग स्टोरी यहां पर मिलती है। तो कहा जाता है कि जो राजा गरुड़ ज्ञानचंद है और जस्सा कमलेखी है, इन्होंने दोनों ने भागकर जो है एक गुफा में अपनी शरण ली और बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है लगातार ये जो नीलू कठाइत था ये ढूंढता रहा जस्सा कमलेखी को, और बड़ी मुश्किल से जब पता चलता है कि गुफा में दोनों छुपे तो नीलू कठाइत वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचते ही महाराज गरुड़ ज्ञानचंद के सामने नीलू कठाइत ने जस्सा कमलेखी की हत्या कर दी और उसके कदमों में गिर जाता है कि महाराज आप तो मेरे महाराज हैं, आप वापस जाइए और चंद राजवंश की गद्दी पर बैठिए, आप राजा है वहां सभी के, और उनको वापस सकुशल राजा बना देता है। इस दौरान दोस्तों क्रोधित होकर नीलू कठाइत जो है कमलेखी के गांव चले जाता है, और वहां पर इसका कमलेखी किला भी था, और पूरे गांव को कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि पूरा तहस नहस कर दिया। वहां पर स्त्री बच्चे सबको जो है क्रोध में आकर नीलू कठाइत ने हत्या करवा दी। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में नीलू कठाइत ने हाहाकार मचाया, क्योंकि उसके पुत्रों की हत्या हुई थी। भाई जो देश प्रेमी था उसके साथ अन्याय हो रहा था। ऐसे में दोस्तों अब बड़ी मुश्किल से मामला संभल गया था। राजा गरुड़ ज्ञानचंद वापस गद्दी पर बैठ गए थे, और राजा गरुड़ ज्ञानचंद जब वापस गद्दी पर बैठता है तो कहा जाता है कि नीलू कठाइत को भी गरुड़ ज्ञानचंद वापस अपने सेनापति के रूप में रखता है। लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद के दिमाग में अब एक ही चीज रहती थी कि ये कभी भी मेरी हत्या करवा सकता है, और दूसरा जो इसने पूरा कमलेखी गांव को उजाड़ दिया था
इससे भी गरुड़ ज्ञानचंद अपने आप को अपमानित मानता था कि भाई इसने पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचाया। तो ये लगातार गरुड़ ज्ञानचंद के दिमाग में चला रहा और अंत तो दोस्तों अब गरुड़ ज्ञानचंद ने इसके मारने का भी प्लान बनाया और कहा जाता है कि बाद में फिर एक षड्यंत्र रचने के कारण गरुड़ ज्ञानचंद के ही द्वारा अपने इस महान सेनापति की हत्या करवा दी गई। तो ये स्टोरी थी दोनों एक ऐसे महान सेनापति नीलू कठाई जी के बारे में जिसकी हत्या स्वयं इसके अपने ही राजा के द्वारा करवा दी गई। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीलू कठाई जी के बारे में लिखा है, नीलू कठाई जी की हत्या के बारे में। सबसे पहले अगर जन्म की बात करें तो संभव तो इतिहासकार लिखते हैं 1431 में ये कैरोली या फिर इसको कपरोली भी कहते हैं। तो कपरोली में ये चंपावत में जन्मे थे, यहीं पर इनका किला भी था। नीलू कठाई शौर्यवान देशभक्त गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। पहली बात आप समझ गए। दूसरा बात, तराई विजय के पश्चात ज्ञानचंद की ख्याति पूरे चंपावत में फैल गई थी, जिस कारण राज्य के अधिकारी व मंत्रीगण, ज्ञानचंद कह रहा हूं नीलू कठायत होगा यहां पर, इसकी ख्याति पुरुष में फैल गई थी, जिस कारण नीलू कठायत से ईर्ष्या करने लगे और राजा के कान कठायत के विरुद्ध भरने लगे। नीलू कठायत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजा का चापलूस दरबारी जस्सा कमलेखी ने नीलू कठायत से ईर्ष्या करने लगा और राजा के कान भरकर नीलू कठायत को तराई का अधिकारी बनवा दिया, जिस पर मैंने चर्चा की थी। कठायत इससे क्रोधित हो गया था और जस्सा कमलेखी ने नीलू कठायत के पुत्र सुजू और बोरो, ये नाम याद रखिएगा, इन दोनों को अंधा करवाकर उनकी हत्या करवा दी। इससे भी दोस्तों हमने पूरा स्टोरी में समझा, नीलू कठायत क्रोधित हुआ और इसने जस्सा कमलेखी की हत्या कर दी और उसके गांव में जाकर जो है कमलेखी के किले को जलाकर राख कर दिया और ग्रामीणों की भी इसने बहुत सारी हत्या करवा दी क्रोध में आकर। यह सिचुएशन यहां तक थी। फिर हमने देखा कि राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने फिर बाद में नीलू कठायत को वापस अपना सेनापति नियुक्त किया, परंतु नीलू कठायत के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की भी दोस्तों हत्या करवा दी। ये एक मैंने पूरी स्टोरी आपको नीलू कठायत जी के एक ऐसे महान सेनापति के बारे में बताई जिसकी राजा के द्वारा ही हत्या कर दी गई। अब यहां पर बात आती है दूसरी गरुड़ ज्ञानचंद की हत्या के बारे में। दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद की भी हत्या हुई थी, ऐसा हमारे पास इतिहासकार लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें गरुड़ ज्ञानचंद की तो कहते हैं कि इसके उत्तराधिकार मतलब इतने लंबे समय तक गद्दी पर बैठा रहा, तो जब बूढ़ा हो गया था तो थोड़ा सठिया गया था, यानी कि विलासी हो गया था और एक तरह से राजा सठिया भी गया था। अब ये क्या करने लग गया था, लगातार जो है प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगाने लग गया था। इसके अधिकारियों ने, क्योंकि नीलू कठायत की मृत्यु हो गई, अब जो है अधिकारी थे उनका वर्चस्व चल रहा था राजा का, तो तरह तरह के किसानों पर टैक्स लग रहे थे, प्रजा का शोषण किया जा रहा था। ऐसे में दोस्तों वहां पर जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी और विद्रोह की भावना जब उत्पन्न हुई तो यहीं पर किसानों ने इसके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह में दोस्तों यानी कि राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने, अब आप यहां पर समझेंगे, इसने जो है कुंजीपाल की हत्या करवा दी थी। हुआ क्या, यहां पर देखिए इतिहासकारों के अनुसार बाद के शासनकाल में इसने प्रजा पर अनेक अत्याचार किए। ज्ञानचंद के समय आपको याद रखना है कुंजीपाल जी, ये जो कुंजीपाल है भाई, क्योंकि लगातार जो है किसानों पर टैक्स लग रहे थे, तो इस कुंजीपाल ने क्या कर दिया, इसने किसानों का नेतृत्व किया और गरुड़ ज्ञानचंद के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन अब गरुड़ ज्ञानचंद देखो कितना तेज था, इसने गरुड़ ज्ञानचंद ने या इसके अधिकारियों ने कुंजीपाल का जो भाई था यानी कि कीर्तिपाल, इसने इसी के भाई कीर्तिपाल को इसके विरुद्ध करवा दिया और कीर्तिपाल से ही जो है कुंजीपाल की हत्या करवा दी। अब जब कुंजीपाल की हत्या हो गई तो जनता और ज्यादा इसके विपक्ष में हो गई। बाद में दोस्तों इन्हीं का जो पुत्र था, किसका पुत्र था, कुंजीपाल का पुत्र, और कुंजीपाल का पुत्र था क्षेत्रपाल। इसी क्षेत्रपाल ने किसानों को एकत्रित किया और एकत्रित करके सीधी हत्या कर दी थी गरुड़ ज्ञानचंद की। तो ऐसा हमारे पास मिलता है, बाकायदा शिव प्रसाद डबराल जी लिखते हैं कि कुंजीपाल के जो पुत्र थे क्षेत्रपाल, इन्होंने किसानों को एकत्रित करके ज्ञानचंद की हत्या करवा दी थी। तो ये दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद की हम लोगों ने इस समय हत्या देखी और पूरे की पूरे गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हम लोगों ने इस समय चर्चा की। राजा गरुड़ ज्ञानचंद वास्तव में महान शासक थे, क्योंकि इन्होंने भाई बहुत सारा, क्योंकि चंद राजवंश को तराई के क्षेत्र में भी विस्तार करवाया, सोर के क्षेत्र में भी इन्होंने इस राजवंश के विस्तार करवाया। इसके अलावा चंद राजवंश को एक मजबूत अवस्था तक ले गए, आर्थिक रूप से भी चंद राजवंश को मजबूती प्रदान की। परंतु इसी के समय कुछ हमने ऐसी चीजें भी देखी, भाई एक महान जो सेनापति जिसकी वजह से चंद राजवंश या फिर गरुड़ ज्ञानचंद स्वयं इतना मजबूत हुआ, उसको अंततः इस प्रकार से जो है यातना देकर हत्या करवा दी गई, धोखा देकर जो है
मरवा दिया गया और अंत में फिर संभवतः कुछ कहते हैं वहां पर कि गरुड़ ज्ञानचंद का ही श्राप, नीलू कठाइत का ही श्राप इसको लगा होगा और ये बाद में फिर बावला हो गया था, उतावला, और प्रजा पर जो है तरह तरह के शोषण करने लगा और अंत में हमने देखा किस तरह से स्वयं प्रजा के हाथों ही गरुड़ ज्ञानचंद की जो है हत्या हो गई। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, बाकी मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।